हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और ये वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र से विलियम शेक्सपियर को, जिसमें से हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 41 से क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे और 80 तक जाएंगे। तो आज हमारी सीरीज का ये दूसरा वीडियो होगा। अभी तक जिन दोस्तों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपके आने वाली सभी परीक्षाओं से जैसे TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB, नेट, UGC आदि परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। लाइफ इज अ बट वॉकिंग शैडो ऑफ पुअर प्लेयर्स अकर इन द शेक्सपियर प्लेस। तो ये लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले में आई है? तो ऑप्शन सी किस में आई है? मैकबेथ। किस में आई है? तो मैकबेथ में आई है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। ठीक है, ये देखो, द एबव लाइन मेंशन इन द लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो आ poor players occur in Shakespeare's Macbeth. This line has been extracted from Act 5th, Scene 5th. किस में आया है? ये एक्ट और सीन जरूर पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दिस इज द स्पीच ऑफ मैकबेथ। यह स्पीच कौन बोलता है? तो मैकबेथ देता है। व्हेन लेडी मैकबेथ किल्स हरसेल्फ, जब लेडी मैकबेथ अपने आप को खुद को मार लेती है। मैकबेथ स्टेट्स लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, a poor player that stares and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Macbeth pines over his miserable fate, calling life a walking shadow. ठीक है, किसको बोलता है? Life is a walking shadow. Macbeth compares his existence to the condition of being merely a ghost. He goes on to compare people to actors who worry about their brief moment in the spotlight. Only a seize of the exist before they realize it is over. Shakespeare compares life मेटाफोरिकली टू अ वॉकिंग शैडो। इसको कैसे यूज किया है? तो मेटाफोरिकली यूज किया है। ठीक है, वॉकिंग शैडो। एंड मैन अ पुअर प्लेयर्स एम्फेसाइज टू फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, हियर मैकबेथ रियलाइज हिज पिटीफुल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मोमेंट ही डिसाइड टू किल डंकन। ठीक है, kill King Duncan to the moment when he beloved wife Lady Macbeth kills herself, has been destroyed by his reckless ambition. तो इसमें एम्बिशन की वजह से मैकबेथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और मैकबेथ ये क्या है? शेक्सपियर की एक 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। ठीक है, इसका जो लिखी गई तो 1606 में लिखी गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर्स थीम ऑफ द शेक्सपियर्स सोनेट। तो शेक्सपियर के सोनेट की जो थीम होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए क्या होती है? वो लव होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो ये है। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट थीम्स एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ लव, एज, एजिंग, ब्यूटी, टाइम
लस्ट, प्रैक्टिकल ऑब्लिगेंस एंड फीलिंग ऑफ अ इनकम्पेटेंस। ठीक है, तो इन सबको आप लोग याद कर लीजिए, जैसे एजिंग, ब्यूटी, टाइम, लस्ट, प्रैक्टिकल ऑब्लिगेंस एंड फीलिंग ऑफ द इनकम्पेटेंस। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेगा कि इनमें से शेक्सपियर के सोनेट में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, हिज सोनेट्स थीम फोकस ऑन द आइडिया ऑफ conflict between real love and simple sexual desire। ठीक है, वास्तविक लगाव और साधारण सेक्सुअल डिजायर। लस्ट कैन disguise itself as love and is easily mistaken for it। His love sonnets are intensely personal and address the deep issues of life। This theme does not have a single definition but rather an intangible collection of characteristics that together make a powerful force that defeat all obstacle। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ना। तो शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे हैं? 154 सोनेट लिखे हैं, जिनको कलेक्टिवली कब पब्लिश किया जाता है? तो 1609 में पब्लिश होते हैं। ठीक है, कौन करता है? तो थॉमस थॉर्प को पब्लिश करते हैं। ठीक है, जिसमें से 1 से 126 तक W.H. एडन को डेडिकेट है। ठीक है, हॉल ऑफ हर्सले को 127 से 152 तक किसको डेडिकेट है? डार्क लेडी को है। ठीक है, और लास्ट के 2 सोनेट किसको डेडिकेटेड था? तो गॉड ऑफ क्यूपिड को। किसको? गॉड ऑफ क्यूपिड को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक आना ही आना रहता है किसी भी कंपटीशन में, अगर शेक्सपियर से क्वेश्चन पूछता है तो। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर रिटन बाय। तो शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? तो 154 सोनेट। ठीक है, वो अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। देखो, विलियम शेक्सपियर रोट 154 sonnets। His sonnets can be divided into different sections of numerous ways। Sonnet 1 to 126 each which is the poet strikes of relationship with a young man। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा यंग मैन किसको डेडिकेट है? यंग मैन दे देगा, W.H. एडन देगा, अलाप साउथैम्पटन, तो ये उन्हीं को डेडिकेटेड है। और सोनेट नंबर 127 टू यहाँ पर 54 रखा है, तो यहाँ पर 52 कर लीजिएगा। ठीक है, आर कंपेयर जो 54 है और लास्ट के 2 सोनेट है तो द गॉड ऑफ क्यूपिड को है। किसको? गॉड ऑफ क्यूपिड को। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, वो टोटल लिख दिए हैं। अब हम कंसर्न विद द रिलेशन विद वुमेन वेरियसली रिफर्ड टू एज द डार्क लेडी। तो ये देखो डार्क लेडी कितने सोनेट डेडिकेट? तो 26, या 26 कह देगा या तो 127 टू 152 तक। ठीक है, अगर ये नहीं देगा तो 154 तक दे देगा। ये आप लोग अगर 26 नहीं है तो 28 होगा। ठीक है, और दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे तो आपको 26 चूज करना है। ठीक है, और 28 होगा ऑप्शन में और 26 नहीं होगा तो आप लोगों को 28 ऑप्शन में चूज करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रह गया था। ही हैज़ प्रोड्यूस 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। ठीक है, उन्होंने कितनी ट्रेजेडी लिखी है? 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। ठीक है, कौन सी? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। ही वॉज बॉर्न इन 23 अप्रैल 1564 को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following writers didn't win the Nobel Prize for Literature? इनमें से कौन सा राइटर नोबेल प्राइज नहीं पाता है? जी.बी. शाह पाते हैं, जॉन गल्सवर्दी पाते हैं, W.B. यीट्स पाते हैं। ठीक है, इसमें जेम्स जॉयस नहीं पाते। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। देखो, जेम्स जॉयस डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1925। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कब नोबेल प्राइज दिया जाता है? 1925 को। जॉन गाल्सवर्दी को 1932 को। एंड विलियम बटलर इसको 1923 को। WB ईट्स इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इनके अदर फैक्ट देख लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बिलोंगिंग टू द आयरलैंड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहाँ से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड से। रिसीव द अवार्ड इन फील्ड ड्रामा, तो उनको कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ड्रामा में। जॉन गाल्सवर्दी बिलोंगिंग टू द यूनाइटेड किंगडम, और जॉन गाल्सवर्दी कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड किंगडम। रिसीव द अवार्ड फॉर द फील्ड ऑफ फिक्शन, तो उनको किसके फील्ड में दिया गया था? फिक्शन। किसके लिए? फारसाइट सागा के लिए। दी फारसाइट सागा के लिए दिए गए थे, ठीक है। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है, ठीक है। ये फारसाइट सागा कब से कब तक आया था? तो ये 1906 से 1921 के बीच में आया था। अब कलेक्टिवली कब पब्लिश हुआ था? तो 1922 में, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ द कार्ड। जो ऑथर का मेन आइडिया होता है इम्पोर्टेंट इन फिक्शन, तो क्या होता है? वो होता है थीम, ठीक है। क्या होता है? थीम। थोड़ा सा थीम के विषय में नीचे देख लेते हैं। अब इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज अ कॉल टू थीम। इसको क्या बोलते हैं? थीम बोलते हैं। द थीम इज द मेन आइडिया और अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स। अ थीम मे बी इम्प्लाइड और स्टेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द 12th नाइट। तो 12th नाइट का सब टाइटल क्या होता है? तो इसका होता है व्हाट यू विल। क्या होता है? व्हाट यू विल। इसी में ओर्सिनो रहता है, ओलिविया और एंटोनियो सब इसी में है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं 12th नाइट के विषय में। 12th नाइट और व्हाट यू विल कैन बी अंडरस्टूड एज अ ईदर reference of the theme of the human desire as or an invitation of the audience to supply their own name for the drama, ठीक है। इसके some other fact देख लेते हैं। What you will, the phrase was used by Olivia। कौन इसको यूज करता है what you will को? तो ओलिविया यूज करती है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। Was an Elizabethan colloquialism equivalent to the contemporary whatever you want, ठीक है। Indeed what you will combines echoes of 12th night। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट। द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ अ स्पैरो अकर। ये देखो, स्पैरो से आप लोगों को पकड़ना है, ठीक है। स्पैरो कहाँ पर है? तो स्पैरो ये हैमलेट, किस में है लाइन? हैमलेट में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में। टेम्पेस्ट तुम्हारा लास्ट वर्क है, इसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं। हेनरी सिक्स ये शेक्सपियर का पहला वर्क माना जाता है। इसी पे रॉबर्ट ग्रीन ने इन पर कमेंट किया था, क्रिटिसिज्म किया था, और ये कॉमेडी है 12th नाइट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके विषय में। दिस इज द स्पीच हैमलेट टू होरेशियो। हैमलेट किससे बोलते हैं? होरेशियो से। इन एक्ट 5th सीन 2nd में। एक्ट जरूर याद कर लीजिएगा और सीन ये जरूर पूछता है। लाइन तो आप लोगों को याद हो जाएगी, लेकिन एक्ट और सीन बहुत रेयर केस में याद होते हैं। इन हैमलेट व्हेन होरेशियो वांट्स हैमलेट दैट ही विल लूज द ड्यूल विद लॉटस, ठीक है। लॉटस ही रिवील्स दैट ही हैज डिसाइडेड टू गिव इन द गॉड्स प्रोविडेंस दैट इज फेट। The reference to the fall of Sparrow is from Matthew 10.29. Hamlet argues with Horatio that God controls everything ever, something as trivial as a sparrow's
डेथ। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग जरूर याद करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। तो ये किस लाइन से है शेक्सपियर के प्ले से? तो ये तुम्हारी टेम्पेस्ट की लाइन है। कौन सी है, कौन सी वर्क की है? टेम्पेस्ट की ये लाइन है। थोड़ा सा टेम्पेस्ट के विषय में देखते हैं कहाँ से है टेम्पेस्ट की ये लाइन। देखो, दिस इज द प्रेस्प्रोज स्पीच। ये किसकी स्पीच है? तो ये प्रेस्प्रोज की होती है। द टेम्पेस्ट एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट किसकी है? एक्ट 5 और सीन फर्स्ट की है। बाय दिस स्टेटमेंट सबटल रिवोल्यूशन आफ्टर ईयर ऑफ द लिविंग इन एग्जाइल्ड एंड प्लॉटिंग हिज रिटर्न टू इटली। द टेम्पेस्ट emphasize on mercy and forgiveness are hallmarks of Shakespeare's romance, that is 4 plays: The Tempest, Pericles, Winter Tales and Cymbeline। ये शेक्सपियर के कौन से किस में आते हैं? तो ये रोमांस में ये वर्क माने जाते हैं। कौन कौन से? द टेम्पेस्ट, पेरिक्लिस, विंटर टेल एंड सिम्बलाइन। रिटन लेट इन प्लेराइट्स कैरियर। प्रॉस्पेरोस कैपेसिटी टू फॉरगिव दोज हु हैव बिट्रेड हिम। तो क्या प्रेस्पेरो की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? जो उसके साथ धोखा देते हैं उनको भी वो माफ़ कर देता है। मिरेंडास एम्पैथी, मिरेंडा की एम्पैथी पर, ठीक है, सहानुभूति पर। एरियल, मर्सी एंड गोंजेलो। एक गोंजैगो कैरेक्टर है, एक गोंजेलो है। तो गोंजैगो किस में है? तो हैमलेट में है। और गोंजेलो किस में है? तो ये टेम्पेस्ट में है। ठीक है। 2 फुलनेस ड्रामेटाइज द ट्रम्प ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, 14 ब्रश इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। तो 14 ब्रश शेक्सपियर के कौन से प्ले में रहता है? तो ये हैमलेट में रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है? ये हैमलेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका 14 ब्रश के विषय में देखते हैं। देखो, 14 ब्रश यंग मैन, ठीक है, इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। सेवरल कैरेक्टर्स विल रिफ्लेक्ट हैमलेट बट 14 ब्रश इज द फर्स्ट टू बी नेम्ड इन द प्ले इन द whom we see likeness to the प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, ये भी एक प्रिंस ऑफ डेनमार्क की तरह ही रहता है। शेक्सपियर हैड क्रिएटेड 4 ग्रेट ट्रेजेडीज: हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। ही वॉज बोर्न इन 1564। स्टार्ट फॉर अपॉन एवन। यहाँ पर ऑन और अपॉन, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, अपॉन को ही मारिएगा। ठीक है, अपॉन ही माना जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट में कौन सा करेक्टर नहीं है? रोजालिन रहती है, सीलिया रहती है, ओरलैंडो रहता है, लेकिन पोर्शिया नहीं रहती। पोर्शिया कहाँ पर रहती है? तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में रहती है। कहाँ पे रहती है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में रहती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको आगे। पोर्शिया इज द वेल्दी हीरोइज बेलमोंट। पोर्शिया कहाँ की हीरोइन रहती है? तो बेलमोंट की। इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। ये एज यू लाइक इट में नहीं रहती है। सी इज द लीडिंग कैरेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखो, मर्चेंट ऑफ वेनिस में लीडिंग कैरेक्टर का रोल अपीयर करती है। सी डिलीवर्स एन एलोक्वेंट स्पीच। वो क्या करती है? एक एलोक्वेंट स्पीच देती है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन। यह जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, इज एन अटेम्प्ट टू रीजन विद साइलैक्स। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं अदर पॉइंट्स। द मर्चेंट ऑफ वेनिस हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। ये कैसी है? मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजिक कॉमेडी है। ये कब ये क्वेश्चन आया हुआ? कब आया है? सन 2016 में। कब आया था? 2016 में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों से मिस्टेक नहीं होगा। देखो, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एज ऑफ एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज से शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज कब से रहती है? 1558 से 1603 तक। कब तक रहती है? 1558 से 1603 तक। उसके बाद किसकी एज चालू होती है? जैकोबियन एज चालू होती है।
अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर बिलोंगिंग टू द, तो शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं, तो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज कब से रहते हैं, 1558 से 1603। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये रट जाए, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को ये एज बार बार बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग नीचे देख लीजिए। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। दिस एज इज रिमेंबर एट द टाइम ऑफ द ग्रेट वेव ऑफ द इंग्लिश नेशनलिज्म, ठीक है। द रेनेसां इज इंग्लैंड कंसाइडर्ड विद द reign of Elizabeth I, who was the queen of England and Ireland 1558 से 1603. It is often referred to Elizabethan age or period. The art flourished under the Elizabethan I. Her personal love for poetry, music and drama helped to establish a climate in which it was fashionable for the wealthy. ठीक है। मेंबर ऑफ द कोर्ट, शेक्सपियर वॉज नोन एज द बेस्ट प्ले राइट ड्यूरिंग दिस एज। शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज का सबसे महत्वपूर्ण राइटर माना जाता है, ठीक है। उस एज में तो बहुत राइटर थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, जॉर्ज पील थे, ठीक है, थॉमस नैश थे, बहुत राइटर थे, लेकिन उनमें सबसे अच्छे राइटर आज तक के माने गए हैं तो कौन राइटर माने गए हैं, विलियम शेक्सपियर। हम लोग देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। तो ये लाइन कहाँ की है, तो ये एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं सारे क्वेश्चन ही आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। देखो, एज कैन नॉट बी विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैराइटीज इज द क्वेश्चन बिलोंग टू द एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। मैकबेथ, अ फोल्ड इज स्कॉटलैंड एंड हैमलेट इज डेनमार्क। अगर पूछ ले तो सेटिंग कहाँ की है, तो वो मैकबेथ की स्कॉटलैंड है, हैमलेट की डेनमार्क है। क्या है, डेनमार्क में एल्सिनार कैसल। एल्सिनार कैसल। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा टेक द ऑडियंस फ्रॉम द वन एंड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी टू द अदर इज द कोर्स ऑफ द सी इन अ चेंज। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है हैमलेट से। ये लाइन कब बोलते हैं हैमलेट, जब उनकी मदर किंग हैमलेट के मृत्यु के बाद उनके अंकल क्लाउडियस से शादी कर लेती हैं, तब ये लाइन हैमलेट बोलते हैं। किसके लिए, अपनी मदर के लिए। किसके लिए, गेरट्रूड के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। हैमलेट, द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस हैमलेट, utters this famous phrase act first scene second। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। In fact the rascals, the beautiful memories of his mentor and deceased father, he mourns the death of his father and changing nature of women, referring to the mother Gertrude। ठीक है, इनके मदर का क्या नाम है, गेरुट नाम होता है। As she has married his uncle Claudius, किससे शादी कर लेती हैं, क्लाउडियस। He says, Frailty thy name is woman। ठीक है, हे दुर्बलता तेरा ही नाम महिला है। ठीक है, a little month of air of those who were old, with which she fold loved my poor father body। By women's he refer Gertrude, who is morally weak, become she has betrayed her husband by marrying his brother Claudius just after a month of her husband's death। ठीक है, तो वो कुछ ही दिन हुए थे उनके हस्बैंड को मरे हुए और वो शादी कर लेती हैं किससे, किंग क्लाउडियस से। ठीक है, तो इसी दौरान ये मैकबेथ अपनी माँ के लिए लाइन
बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन, इट ड्रॉप्ड अ जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ये कौन बोलती है? तो ये पोर्सिया बोलती है। कौन बोलती है? पोर्सिया बोलती है। ठीक है, ये लाइन आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखो, इसका एक्ट और सीन जरूर याद रखिएगा कहाँ बोली जाती है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। दिस लाइन अकर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अकर वेयर पोर्सिया बेलमोंट साइलॉक्स टू बी मर्सीफुल। इट डिस्क्राइब इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट। कहाँ पर आती है? एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। इन दिस वे पोर्सिया डायरेक्टली मेक एन अपील टू साइलॉक टू लीव एंटोनियो's life, saying that as we all pray and plead to God for mercy, to be merciful and kind towards us, likewise Shylock should be merciful and kind to him, and he will get a reward from him। ठीक है, तो ये उस समय लाइन बोलती है जब एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने के लिए साइलॉक बोलता है, तो उस समय पोर्शिया ये लाइन बोलती है। कहाँ पर? कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट में जब ये पोर्शिया जाती है तो अपना क्या नाम रख के जाती है? तो बाल्थाजार नाम लिख के जाती है। क्या जाती है? बाल्थाजार नाम रखती है, वकील के रूप में जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वाइट लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्स, क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। यह लाइन कहाँ की है? ठीक है, लव लुक विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर विंग्स, क्यूपिड पेंटेड। ये लाइन कहाँ की है? तो ये अ मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है। ठीक है, कहाँ की लाइन है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है। अब थोड़ा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, द क्वाइट्स लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द mind and therefore is wings, Cupid painted blind, occur in the midsummer night's dream. The meaning of the above lines: love can make worthless things beautiful. When we are in love, we don't see with our eyes but with our minds. That is why painting of Cupid, ठीक है, the god of love, ये क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ। अब क्यूपिड को क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ लव। ऑलवेज सोच हिम एज ब्लाइंड इन दिस सोलिलाकी। हेलेना ponders about the transforming power of love. The lovesick Helena was abandoned by her beloved Demetrius because he loves more attractive Hermia। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is known as the melancholy man in As You Like It? तो melancholy man के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जैक्स को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये जैक्स को जाना जाता है। फूल, melancholy man और तुम्हारे जो कॉमिक कैरेक्टर होते हैं शेक्सपियर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Jacks is known as the melancholy man. As You Like It, it's Jacks, one of Duke's senior attendant, and he has got a well-deserved reputation of keeping melancholy. Jacks is an example of stock figure. वो किसका एग्जाम्पल? तो स्टॉक फिगर का एग्जाम्पल है। एलिजाबेथ कॉमेडी द मैन प्रोपोजेस ऑफ द होपलेसली melancholy डिस्पोजिशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। अ स्टॉक फिगर, तो जैक्स को और किस नाम से जाना जाता है मेलंकली मैन की अपेक्षा के अलग? तो अ स्टॉक फिगर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड दैट शेक्सपियर इज द कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? तो ये रिमार्क किसका है? तो ये रिमार्क है जॉन रस्किन का। किसका है?
जॉन रस्किन का। जॉन रस्किन साहब कहते हैं शेक्सपियर के प्लेज में केवल हीरोइन है, उसमें किसी भी प्ले में शेक्सपियर के हीरोज तो हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिमार्क किसका है, तो ये जॉन रस्किन का है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जॉन रस्किन said that Shakespeare is his comedies has only heroines and no heroes. Shakespeare has no heroes and said Ruskin, he has only heroines. This is scarcely true of this whole corpus of his work, but it comes close to the truth of the comedies. Their words is the feminine one instead of aggressive virally. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर इंडेप्टेड वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेस, चूज द राइट वन ऑफ द फॉलोइंग। शेक्सपियर के जो प्लेस हैं तो मुख्य सोर्स कौन किससे है? द अरेबियन नाइट्स इससे नहीं है, बियोल्फ से भी नहीं है, ऑर्थर्स दी ऑर्थरियन लीजेंड्स इससे भी नहीं, तो किससे है? होलिंसेड क्रॉनिकल से। जिससे शेक्सपियर के जितने हिस्ट्री प्लेस हैं तो किससे है? होलिंसेड क्रॉनिकल से इनका सोर्स है। जितने भी हिस्ट्री प्लेस हैं, हिस्ट्री प्लेस शेक्सपियर के कितने हैं तो वो 10 हैं, और बाई नेम 7 है और नंबर ऑफ 10 है। ठीक है, आप लोग उनको देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो, होलिंसेड क्रॉनिकल आल्सो नोन एज द होलिंसेड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इन 3 कंट्री को मिलकर के हम लोग क्या बोल रहे हैं? होलिंसेड क्रॉनिकल। इट इज अ कोलैबोरेटिव वर्क्स ऑफ पब्लिश्ड in several volume and 2 editions. The first 1577 and the second in 1587. पहला कब आता है? 1577 में आता है, और सेकंड कब आता है? 1587 में आता है। अदर फैक्ट देख लेते हैं। शेक्सपियर यूज्ड द रिवाइज्ड सेकंड एडिशन ऑफ द क्रोनिकल्स एज द सोर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ हिज हिस्ट्री प्लेस। देखो हिस्ट्री प्लेस आ गया ना, द प्लॉट ऑफ द मैकबेथ, और मैकबेथ भी इस चीज से लिए गए, एंड किंग लियर आल्सो, और सिम्बलिन। शेक्सपियर के कितने प्लेस लिए गए हैं? तो 10 हिस्ट्री प्लेस, मैकबेथ इंक्लूडिंग किंग लियर एंड सिम्बलाइन को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द प्ले शेक्सपियर पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ द मोलवोलियो। तो मोलवोलियो कौन से प्ले में है? तो मोलवोलियो शेक्सपियर के 12th नाइट में है। 12th नाइट क्या है? ये तो कॉमेडी है। ठीक है, थोड़ा सा मोलवोलियो के विषय में नीचे देख लेते हैं, और 12th नाइट के विषय में देखो। इन द 12th नाइट शेक्सपियर पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ द मोलवोलियो बीइंग एक्सेसिवली एरोगेंट एंड फुल ऑफ सेल्फ प्राइड। वो अपने आप में बहुत घमंड करता है। ठीक है, कौन? मोलवोलियो। ओवरऑल थ्रू मोलवोलियो शेक्सपियर इंटेंडेड टू शो द इंडिविजुअल नीड टू हैव अ बैलेंस सीन ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस, to recognize their flaws and try to correct such flaws to do. 12th Night is a comedy play by written around 1601 से 1602 के बीच में वर्क लिखा गया। कौन सा? 12th Night। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट। Venus and Adonis is a poetic composition of a poet who was the temptress also। तो कौन है? तो वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर लिखते हैं। कौन लिखते हैं? विलियम शेक्सपियर। ये 6 लाइन स्टैंजा से लिखी गई। ठीक है, 6 लाइन स्टैंजा है इसमें। ठीक है, तो कितने स्टैंजा हैं? वो 199 लाइन है। ठीक है, 199 लाइन है। इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो टोटल लाइन्स निकल आएंगी। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। देखो, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन 1592-93 में। कब लिखी जाती है? 1592-93 में। वीनस एंड एडोनिस वाज इंटर्ड इनटू द स्टेडियर ऑफ रजिस्टर इन 18 अप्रैल 1593। लेस देन 2 months लेटर ऑफ द पोएम अपीयर इन द क्वार्टो एडिशन। ठीक है, पब्लिश एंड प्रिंटेड बाय रिचर्ड फिल। तो इसको कौन पब्लिश करता है और प्रिंट करता है? तो वो रिचर्ड फिल कराते हैं। अ स्टेटफोर्ड अपॉन एवन अ मैन एंड अ क्लोज कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। जो कहाँ के व्यक्ति होते हैं? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन के मैन होते हैं, और कंटेम्प्रेरी समकालीन होते हैं किसके? विलियम शेक्सपियर के। अब हम लोग देखते हैं अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन विच प्ले ऑफ सेक्स टू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लूज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, एंड बारोइंग डल द एज ऑफ द हस्बेंड्री। तो ये लाइन कहाँ से ली जाती है? ये लाइन ली जाती है अपने हैमलेट से। कौन ये लाइन बोलता है? तो ये पोलोनियस बोलता है। कौन बोलता है ये लाइन? पोलोनियस बोलता है। ठीक है, कब बोलता है लाइन? अपने बेटे से बोलता है, पोलोनियस। ठीक है, पोलोनियस बोलता है। किससे? अपने बेटे लॉटस से बोलता है और अपनी पुत्री ओफेलिया से बोलता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो, द एबव लाइन वर अकर्ड इन द फेमस प्ले विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। कब बोलते हैं? एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में। लाइन नंबर कौन है? 75 से 77। दिस लाइन वर स्पोकन बाय पोलोनियस। देखो आ गया ना, पोलोनियस, हु वाज गिविंग एडवाइस टू हिज सन लॉटस बिफोर लॉटस हेड टू बैक टू स्कूल। ठीक है, दिस सेइंग वाज टेकन फ्रॉम द सोलिलाकी बाय पोलोनियस इन द एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। ये एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड, इसको जरूर आप लोग अपने माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम द गिवन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन, एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लिप। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है अपनी टेम्पेस्ट से। ये लाइन कौन बोलता है? तो ये प्रॉस्पेरो बोलता है। कौन बोलता है? प्रॉस्पेरो बोलता है। ठीक है, ये प्रॉस्पेरो की लाइन है। थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। देखो, वी आर सच स्टफ एज ए ड्रीम ऑन, एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लिप। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स वन ऑफ द फेमस प्ले द टेम्पेस्ट, एक्ट 4 सीन फर्स्ट। कहाँ से ली गई है? एक्ट 4 और सीन फर्स्ट से। कौन सी लाइन है? 156 से 158 के लाइन है। अब हम लोग देखते हैं अपना थोड़ा अदर इसके फैक्ट देख लेते हैं। द क्वाइट्स टेल दैट वी अल्टीमेटली डिराइव मीनिंग इन आवर लाइफ फ्रॉम द ड्रीम एंड इमेजिनेशन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, शेक्सपियर, तो शेक्सपियर क्या थे? तो ही हैड ग्रेट कमांड, हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। तो इनकी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ थी। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखो, विलियम शेक्सपियर इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन हिस्ट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ड्स prominent dramatist. Early modern English as a literary medium was unfixed in structure and vocabulary in comparison to Greek and Latin. When William Shakespeare began writing his plays, the English language rapidly goes to the higher level. ठीक है, small Latin and less Greek. These are the word बेन जॉनसन। तो ये वर्ड कौन बोलते हैं? बेन जॉनसन बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर विलियम शेक्सपियर। ये लाइन कहाँ पर बोलते हैं? तो ये बेन जॉनसन बोलते हैं, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ ऑफ लेफ्ट अस। तो ये जो रिमार्क है, ये इम्पोर्टेंट कोट्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला कोट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। तो इनमें से कौन सा 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में नहीं आता है? किंग लियर आता है, हैमलेट आता है, ओथेलो आता है, और ये ट्वेल्थ नाइट नहीं आता। ट्वेल्थ नाइट क्या है? ये इतनी कॉमेडी है। ये कब लिखी जाती है? 1601 और 1602 में लिखी जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, द एबव क्वेश्चन विल 12th नाइट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, इट इज अ कॉमेडी। ये क्या है? एक कॉमेडी है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ 12th नाइट वाज
सेट इन इलीरिया। तो 12th नाइट की सेटिंग कहाँ पर है? तो इलीरिया पर। इट वॉज एन एंशियंट रीजन ऑफ द वेस्टर्न बेल्कन्स हुज कोस्ट कवर्ड द कोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेज स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेग्रो एंड अल्बेनिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस बाय। शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है वो किससे इन्फ्लुएंस है? तो वो है थॉमस किट्स। किससे प्ले इन्फ्लुएंस है? तो वो थॉमस किट के प्ले से इन्फ्लुएंस है। देखते हैं हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा। देखो, शेक्सपियर्स मेन सोर्स ऑफ द हैमलेट वाज प्रोबेबली थर्ड बुक ऑफ द गेस्टा डेनोरम विच वाज आल्सो कॉल्ड द हिस्टोरिया, ठीक है, डैनिका बाय सैक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है, जो मेन सोर्स है शेक्सपियर का हैमलेट का वो क्या है? तो गेस्टा डेमोन से, ठीक है, डेकोरम से, विच वाज आल्सो कॉल्ड हिस्टोरिया, जो अन्य किस नाम से जाने जाती है? तो हिस्टोरिया डैनिका के नाम से जानते हैं। वो किसके द्वारा लिखे हैं? बाय सैक्सो ग्रामेटिकस के नाम से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके विषय में देख लेंगे। द स्टोरी ऑफ रिटोल्ड फ्रैंसियो डी बेलफ्रॉस्ट इन हिस्टोरीज ट्रेजिक्विस। It is also possible that a play reputedly by the Thomas Kyd called "You Are Hamlet," ठीक है, was used. The term "You Are" means original and due to the total confusion in relation to the publication and Elizabethan literature. There are theory and "You Are Hamlet" was actually written by William Shakespeare as a draft of the final version Hamlet. ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ द प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट। तो प्रोस्पेरो की बेटी का क्या नाम रहता है? कौन से प्ले में? दी टेम्पेस्ट में। तो उसका नाम रहता है मिरांडा। ठीक, क्या नाम रहता है? मिरांडा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देख लेते हैं। देखो, मिरांडा इज द डॉटर ऑफ द प्रोस्पेरो एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल character of William Shakespeare's Tempest. She is the only female character. यह एक मात्र कैरेक्टर है टू अपीयर इन द स्टेज, जो स्टेज पर अपीयर हुई थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले परफॉर्मेंस होने के दौरान। इज ओनली वन ऑफ द 3 women mentioned. She was banished to the Iceland along with her father. The age of the 3, जब वो उसके पिता प्रोस्पेरो वहाँ से चले जाते हैं मिलान से, तो उतनी समय मिरांडा की एज कितनी होती है? तो वो 3 years होती है। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट ऑफ द 12 years द लिव्ड विद हर फादर एंड दियर स्लेव कैलिबन एज हर ओनली। अब इसमें पूछ सकता है कंपनी। ठीक है, इसमें पूछ सकता है तो टेम्पेस्ट में विलन कौन रहता है? तो कैलिबन ही रहता है। ठीक है, जो किसका स्लेव रहता है? ये प्रोस्पेरो को स्लेव रहता है। किसका बेटा होता है? तो ये साइकोरेक्स का बेटा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। थर्ड, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ द मैकबेथ। तो मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन क्या होता है? तो ये एम्बिशन होता है। क्या होता है? एम्बिशन। एम्बिशन मीन महत्वाकांक्षा। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज एम्बिशन। थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। He had an ambition in his mind that one day he would be the king of Scotland. For the sake of that murder King Duncan to take his place. Throughout the play is portrayed as a anti-hero. हम लोग मैकबेथ को एंटी हीरो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हीरो के साथ साथ विलेन का भी काम करता है। तो एंटी हीरो कौन होता है? विलेन के साथ साथ हीरो भी रहता है प्ले में। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन 12th नाइट ओलिविया ओवर हेड एंड ईयर इन लव विद। तो ओलिविया 12th नाइट में किससे प्रेम करती है? तो वो वायला से। किससे करती है? वायला, डिस्गाइड एज द सिजारियो। ठीक है, वो किसका रूप
जिसका नाम रखती है तो सिजारियो, जिसका क्या नाम होता है वायला, इसके भाई का क्या नाम रहता है, तो आप लोग कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। इन 12th नाइट ओलिविया इज द ओवर हेड एंड यस इन लव विद वायला डिस्गाइज एज द सिजारियो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना, अब थोड़े देखते हैं इसके अन्य फैक्टर्स। वायला disguised as the Cijario was a young girl. William Shakespeare is one of the outstanding English Renaissance playwright, writers, poet and playwrights who wrote during this era. Shakespeare wrote 37 plays. कितने लिखे हैं? 37 plays लिखे हैं, and a good number of the poems during his lifetime. Some of famous plays include Romeo and Juliet, Hamlet, Julius Caesar and King Lear, ठीक है। शेक्सपियर्स प्लेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ट्रू लिटरेचर विद चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडिंग देम इन द स्कूल व्हाइल हिज प्लेस आर परफॉर्म एवरी डे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हु सेड, कौन बोलता है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, What would die ever had but by degrees। तो ये कौन बोलता है, तो ये इयागो बोलता है। इयागो कहाँ पर रहता है, तो ये ओथेलो में रहता है। क्या रहता है? ओथेलो में रहता है, ठीक है। यह सबसे खतरनाक विलन है शेक्सपियर के ऑल प्लेज में, ठीक है। अब हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा देखते हैं, ये कहाँ पर बोलता है। देखो, दिस लाइन हैव बीन सेड बाय इयागो, कौन बोलता है? इयागो, एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में। कहाँ पर बोलता है? एक्ट सेकंड और सीन थर्ड में, पेज 15 में। द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओथेलो ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये ओथेलो कहाँ पर है? वेनिस की सेटिंग है, ठीक है। अगर इसकी पूछ ले सेटिंग, तो इसकी किसकी सेटिंग है? तो वेनिस की सेटिंग है, ठीक है। अदर फैक्टर देखते हैं। इन दिस सीन इयागो ट्राइज टू कन्विंस रोड्रिगो टू रिमेन हिज साइप्रस वेयर हिज एविल मल्टी फैक्टेड प्लॉट इन द फोर्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे? तो 154 सोनेट। कितने लिखे हैं? 154 सोनेट। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इनके विषय में। देखो, विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट विच आर वर्क कलेक्टेड टुगेदर एंड पब्लिश इन पॉस्टमसली 1609। दीज सोनेट्स वर लाइकली कंपोज्ड ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड फ्रॉम द 1592 से 1598 बीच में ये सोनेट लिखे जाते हैं। सम क्रिटिक्स डिवाइडेड द सोनेट इनटू द 3 ग्रुप्स। तो शेक्सपियर के जो 3 ग्रुप में बांटे गए हैं, कौन कौन से? तो देखो, हम पहले बता चुके हैं इसी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं। द फेयर यूथ ऑफ द सोनेट, जिसको बोलते हैं WH एडन, ठीक है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कितने डेडिकेट है उनको सोनेट? 126, 1 से 126 तक। डार्क लेडी के लिए कितने सोनेट था? 127 to 152, ठीक है। और द ग्रीक सोनेट तो कितने हैं? ग्रीक सोनेट कितने हैं? तो 153 एंड 154। उसी को क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ क्यूपिड। क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ क्यूपिड, ठीक है। कितने हैं? 2 सोनेट हैं। टोटल कितने सोनेट है? 154 सोनेट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। अब थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं, ठीक है। कोर्डेलिया कम टू हर हेल्प हर फादर बिकॉज ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। सी इज द यंगेस्ट ऑफ हर सिस्टर्स। वह सबसे छोटी रहती है। एंड फेवरेट ऑफ द हर किंग लियर फॉर हर फादर किंग लियर। वो अपने पिता के लिए बहुत फेवरेट होती है। 2 पुत्रियां कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती है गोनरिल होती है, गोनरिल एंड रीगन। कौन सी होती हैं? रीगन, ठीक है। ये 2 और पुत्रियां, ठीक है। दोनों किसे प्रेम करती हैं सीक्रेटली? तो एडमंड से। किसे प्रेम करती हैं? एडमंड से। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके विषय में और। Firstly, sometime about the character Cordelia. She is the fictional character in William Shakespeare's tragedy play King Lear. The extent of Cordelia's daughterly love
इज रेनफोर्स इन एक्ट 4th scene 4th when Cordelia order her people to seek out and help her father। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी एलिजाबेथन एज से रिलेटेड है। बेन जॉनसन नेम इज एसोसिएटेड विद, तो बेन जॉनसन का और किससे जुड़े हैं, तो ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इंक्लूडिंग टीजीटी यूपीटीजीटी को लेकर के। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से इनका संबंध है। थोड़ा सा हम लोग इनके विषय में देख लेते हैं। देखो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज ड्रामेटिक जेनर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंग्लिश प्लेराइट बेन जॉनसन फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी। ठीक है, ये लेट 16th सेंचुरी से चलते हैं। द टर्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन ह्यूमर मोर प्रोबेबली ह्यूमर। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमर होगा। मीनिंग लिक्विड, क्या होता है, मीनिंग लिक्विड। Johnson distinguished two kinds of the humor. One was true humor, in which one of the peculiar qualities actually possessed a man, body and soul. The second was an adapted humor of the mannerism, in which a man went out of his way of the appear singular by affecting certain fashion of the clothing, speech and social habits। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन द टर्म्ड मोटिवलेस मेलैंकोली। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और यहाँ पर आ चुका है। तो ये कौन है, तो ये यागो है। कौन है, यागो है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं। फ्रेज मोटिवलेस मेलैंकोली इज टेकन फ्रॉम द नोट सैमुअल टेलर कोलेज। कौन कहते हैं, सैमुअल टेलर कोलेज रोट इन हिज कॉपी शेक्सपियर्स एज ही वाज प्रिपेयरिंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर। तो उन्होंने एक लेक्चर तैयार किया था, उसमें इन्होंने मोटिवलेस मेलैंकोली इसको कहा था, तो यागो को कहा था। किसने कहा था, एस.टी. कोलेज ने। नोट द नोट फ्रेज ऑफ द कंसर्न द एंड ऑफ द act first scene second of the Othello, in which Iago took leave from the Rodrigo, saying to go farewell। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट कैलिबन। कैलिबन क्या होता है, देखो तो कैलिबन क्या होता है, अ विलेन इन द टेम्पेस्ट। ये क्या होता है, विलेन होता है टेम्पेस्ट में, और स्लेव होता है किसका, प्रोस्पेरो का। ठीक है, लड़का किसका होता है, साइकोरेक्स का लड़का होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं, एक्सप्लेन में। कैलिबन इज वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले टेम्पेस्ट, अ टेल रिवेंज रोमांस एंड मैजिक। तो ये जो कहानी है किसके किसके लिए है, रिवेंज है, रोमांस एंड मैजिक, तीनों चीज पाई जाती है। इन द प्ले ड्रामेटिस्ट पर्सोनेस द कैरेक्टर कैलिबन इज द डिस्क्राइब एज द सेव्स एंड deformed slave, the son of the which named it Sycorax। Sycorax आ गया, and the devil himself, he is certainly a deformed and a monstrous figure as but as a character। ठीक है, he is much more than slave। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ, तो ओफेलिया किससे प्रेम करती है, तो वो हैमलेट से प्रेम करती है। ये ओफेलिया किसकी बेटी होती है, पोलोनियस की बेटी होती है। बहन किसकी होती है, लॉर्टेस की बहन होती है। ये मरती कैसी है, तो ये डूबकर मरती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसके विषय में नीचे देख लेंगे। देखो, सी इज यंग नोबलमैन डेनमार्क, द डॉटर ऑफ पोलोनियस। किसकी बेटी होती है, पोलोनियस के। सिस्टर ऑफ लॉर्टेस, बिलव्ड ऑफ प्रिंस हैमलेट। किससे प्रेम करती है, हैमलेट से। ओफेलिया इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन द प्ले मैकबेथ। सी इज वन ऑफ द ओनली टू फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले। तो हैमलेट में ओनली दो फीमेल कैरेक्टर कौन कौन सी है, हैमलेट की माँ गेट्रूड है। ठीक है, गेट्रूड एंड ओफेलिया। ठीक है, ये सिर्फ दो ही फीमेल कैरेक्टर है किसमें, हैमलेट में। अब हम लोग अदर कैरेक्टर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, होरेशियो हैमलेट का फ्रेंड होता है, क्लाउडियस अंकल होता है,
ग्रेटुस मदर होती है, रोनाल्डो ये इसको जब वो ब्रिटेनबर्ग भेजते हैं पोलोनियस तो इसी को भेजते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिक रहता है और प्रेस्ट रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीनस एंड एडोनिस बाय, ये देखो क्वेश्चन बहुत बार आया और बार बार आता है। अब देख लो 80 क्वेश्चन के बीच में कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी हम लोग 80 क्वेश्चन भी नहीं पहुंचे। तो ये वर्क किसका है, तो विलियम शेक्सपियर का ये वर्क है, ठीक है। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। Venus and Adonis is a narrative poem that tells the story about Venus, the goddess of love, falls in the attraction of the young man upon the earth named Adonis. William Shakespeare wrote this poem during the period of 1592-93 में। कब लिखी जाती है, 1592-93 में लिखी जाती है। Some other facts देख लेते हैं। William Shakespeare was born in 23 अप्रैल 1564 in स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। ही वॉज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। इनके पिता का क्या नाम रहता है, तो जॉन शेक्सपियर, और मदर का क्या नाम रहता है, मैरी आर्डन। इन हिज पोएम्स एंड प्लेस शेक्सपियर इन्वेंटेड मैनी वर्ड्स ऑफन कॉम्बिनिंग द कंट्रोलिंग लैटिन, फ्रेंच एंड नेटिव रूट्स। हिज इम्प्रेसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी सीन बाय द इंक्लूजन ऑफ सच वर्ड्स एज आर्क विलेन, बर्थप्लेस, ब्लूड सकिंग, कोस्ट शिप, डेव ड्रॉप, डाउन स्टेयर, फैंक्स, हियर स्टोन, लीप फ्रॉन्स, मिस कोटोस, रेडियंस, स्कूल बॉय, स्टिंग बॉन्ड, वॉच डॉग एंड जेनी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the born in first? इनमें से सबसे पहले किसका जन्म होता है, विलियम शेक्सपियर का। किनका जन्म होता है, विलियम शेक्सपियर का। तो हम लोग इन चारों राइटर का जन्म देख लेते हैं। तो इनका देखो 1564 में होता है विलियम शेक्सपियर का। जॉन मिल्टन का होता है 1608 में। जॉन गल्सवर्दी का होता है तो 1867 में। और विलियम वर्ड्सवर्थ का होता है 1770 में, ठीक है। ये सब आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। देन जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गल्सवर्दी वर बोर्न। देखो 1608 में जॉन मिल्टन, 1670 में विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 1867 जॉन गल्सवर्दी। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट। तो विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं। देखो विलियम शेक्सपियर रोट 154 एज वेल एज सम लॉन्गर पोएम्स। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंग्वेज यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट। तो शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में कौन सी वर्ड्स का ज़्यादा प्रयोग किया है, तो इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का ज़्यादा प्रयोग किया है। मोस्टली ब्लैंक वर्ड्स का ही प्रयोग किया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके विषय में। इन मोस्ट ऑफ प्लेस विलियम शेक्सपियर्स वी फाइंड अ राइम्ड वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। ब्लैंक वर्ड्स को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो माइटी लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शेक्सपियर इज वेल नोन फॉर यूजिंग ब्लैंक वर्ड्स। सम हिज कैरेक्टर्स मोस्ट फेमस स्पीचेस सेट themselves apart from not only because of their content but also their use of blank words। हम लोग थोड़ा देखते हैं नीचे और। with blank words we typical find iambic pentameter। क्या पाते हैं इसमें, iambic pentameter which is 5 feet अनस्टेस और स्टेस। क्या पाते हैं, अनस्टेस और स्टेस। iambus for the total 10 syllable। कितने सिलेबल होते हैं iambic में, तो 10। और फीट कितने होते हैं, तो 5 सेट होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आज का हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। शेक्सपियर्स सोनेट 1 to 126 जनरली शो द रिलेशन ऑफ। तो किसका रिलेशन शो करते हैं, अ पर्सनल रिलेशन विद अ यंग रिच पैट्रॉन, ठीक है। किसको शो करते हैं, अ पर्सनल रिलेशन विद अ यंग रिच पैट्रॉन,
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसके विषय में थोड़ा नीचे देख लेते हैं। शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 seem to the address to an unnamed male friend considered to be the younger than the poet. As we follows ahead of the sonnets, we get the idea that the young man mentioned here belong to the upper class. As we don't know enough about Shakespeare's life, but many critics and scholars have attempted in investigate the biography of connection. ठीक है, शेक्सपियर्स सोनेट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। कितनी लाइन होती हैं शेक्सपियर सोनेट में? तो 14 लाइन होती हैं। इनकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ये शेक्सपियर के सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके विषय। इड शेक्सपियर सोनेट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स बट इट इज द स्ट्रक्चर इन 3 क्वार्टेंस। कितने क्वार्टेंस? 3 एंड अ कपलेट। एक कपलेट है। इन द थर्ड क्वार्टेन ऑफ द सोनेट्स द पोएट टेक्स द शार्प थीमेटिक और इमेजिक टर्न विच इज कॉल्ड द वोल्टा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वोल्टा। यूजुअली कम्स टू द कपलेट समराइज्ड द थीम ऑफ द पोएम। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन 41 से लेकर के 80 तक रहे। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ये वीडियोस अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग ये सीरीज जारी रखेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं घटनाचक्र, हम लोग अन्य बुक भी पढ़ेंगे इसी तरह। तो आप लोग चैनल में बने रहें। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।